अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो 11,000 साल से आबाद है। एक ऐसा मुल्क जिसको दुनिया के कुछ ममालिक तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से यहाँ हर वक्त हालात खराब रहते हैं। एक ऐसा मुकाम जहाँ अजीम तारीखी विरसा जंगों की तबाहकारियों का शिकार रहा है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के सबसे अहम मुल्क शाम की। ये मुल्क इस्लामी लिहाज से क्यों अहम है और यहाँ बहुत सी ऐसी कब्रें मुबारक मौजूद है जिनको देखने के बाद बेसाख्ता आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। इस मुल्क की तारीख क्या है, मुल्क का सदर कौन था और क्यों भागने पर मजबूर हुआ, और आगे इस मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है। इसके अलावा इस मुल्क के मुकद्दस मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे शाम के नाम से जानते हैं। सीरिया में तकरीबन 23 मिलियन लोग आबाद है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के 57वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,85,000 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 87वें नंबर पर आता है। शाम मशरिक़ वस्ता में वाक़िया एक तारीखी और अहम मुल्क है जो अपने कदीम तारीख और जोग्राफियाई अहमियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो एक तरफ तुर्की, इराक, उर्दन, लबनान और इसराइल वाक़िया है और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी की साहिली पट्टी लगती है। शाम में 90% मुसलमान आबाद है, जिनमें 74% लोग सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 16% लोग शिया मसलक के हैं। बाकी 10% आबादी ईसाई, यहूदी और दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद है। इस मुल्क में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही बहादुर और मेहमान नवाज होते हैं। पिछले 50 साल से ये मुल्क पसमानदगी का शिकार है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा अरबी बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोग फ्रांसीसी और कुर्दी जुबान भी बोलते हैं। हालत जंग में होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपना कल्चर जिंदा रखा हुआ है। इसी वजह से इस मुल्क को मशरिक़ वस्ता का सबसे ज्यादा तारीखी मुल्क माना जाता है, जहाँ बहुत से सहाबाए कराम भी तशरीफ लाए और यहाँ इनके कब्रें मुबारक भी मौजूद है। इस मुल्क में बहुत से फलस्तीनी, इराकी, लबनानी और कुर्दी लोग भी आबाद है। मुल्क का दारुल हुकूमत दमिश्क है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और तारीखी शहर है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे कदीम शहरों में दमिश्क आता है। एक अंदाजे के मुताबिक दमिश्क में तकरीबन 11,000 साल पहले भी लोग आबाद थे। दमिश्क को शहर यास्मीन भी कहा जाता है, जो इसकी खूबसूरती और गहरी तारीख की अलामत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की कब्र भी दमिश्क में मौजूद है और यहाँ से अंदाजा होता है कि दुनिया का पहला कत्ल भी इसी शहर में हुआ था। लेकिन ये कब्र इन्हीं की है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। सीरिया की इस्लामी तारीख इंतहाई अहमियत रखती है। दमिश्क की जामे अमूमी मस्जिद न सिर्फ इस्लामी फन तामीर का अजीम नमूना है, बल्कि यहाँ हजरत याया अलैहिस्सलाम का मजार भी मौजूद है। इसके अलावा सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का मजार दमिश्क में वाक़िया है, जो शिया मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुकाम है। शाम में बीबी सकीना और हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्रें भी मौजूद है, जो मुसलमानों के लिए अकीदत का मरकज है। शाम की सरजमीन पर मौजूद दीगर रूहानी मुकामात जैसे जबल कासियून की पहाड़ी, जहाँ से दमिश्क का दिलकश मंजर दिखाई देता है। अगर सीरिया की तारीख की बात की जाए तो पहली सदी में ये रोमी सल्तनत का हिस्सा था। 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक दमिश्क उमवी खिलाफत का दारुल हुकूमत बन गया था। जब अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो शाम बगदाद के मातियत था। 12वीं सदी ईस्वी में सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी जंगों में शाम के इलाकों को आजाद करवाया, क्योंकि अगर फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को फतह करना हो तो शाम को पहले फतह करना जरूरी था। इसी वजह से इसकी जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इसराइल हमेशा शाम को कमजोर देखना और अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। पिछले कई दिनों से वो सीरिया की तरफ पेशकदमी कर रहा है और अब तक गोलान की पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा चुका है। और ये सब सारे खेल यहूदियों के ग्रेटर इसराइल के मंसूबे का हिस्सा है। दोस्तों, ये मुल्क 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया और 400 साल तक इसके जेर इंतजाम रहा। 1918 में फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया और 1946 में आजादी के जदोजहद ने जोर पकड़ा और शाम ने फ्रांस से आजादी हासिल कर ली। लेकिन 2011 में दोबारा खाने जंगी का आगाज हो गया और मुल्क के हालात बदतर होना शुरू हो गए। 2011 में भी खाना जंगी मुल्क के सदर बशार अल असद को हटाने के लिए शुरू हुई थी। बशार अल असद का ताल्लुक शिया अलवी फिरके से था, जो कि शाम में अक़लियत है। बशार अल असद सियासत में नहीं आना चाहता था और इसने अपनी तालीम इंग्लैंड में मुकम्मल की। इसकी दिलचस्पी साइंस और मेडिकल फील्ड में थी। शाम में 50 साल से एक ही खानदान की हुकूमत थी, लेकिन 1994 में बशार अल असद के भाई का कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो हलाक हो गए।
اس کی وجہ سے بشار الاسد کو ملک کا صدر بننا پڑا، جہاں سے اس کا ایسا سفر شروع ہوا جس میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست کے میدان میں قدم رکھنے پر مجبور ہوئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں میں نفرت اور تقسیم پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف بشار الاسد بھی عوام کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہے تھے اور مکمل طور پر ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے تھے، لیکن ان کو روس اور ایران کی حمایت حاصل تھی جو امریکہ اور اسرائیل کو کھٹکتی تھی۔ شام کی خانہ جنگی کے دوران تقریباً 5 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے اور 60 لاکھ سے زائد لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ شام کے بہت سے علاقے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہ خانہ جنگی اس وقت شروع ہوئی جب 2011 میں ایک چھوٹے سے قصبے درعا میں بچوں نے حکومت کے خلاف دیوار پر ایک نعرہ لکھا۔ حکومت کے اہلکاروں نے بچوں کو گرفتار کر لیا اور ان پر بے پناہ تشدد کیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے۔ حکومت نے ان مظاہرین کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور یہ مظاہرے خانہ جنگی میں تبدیل ہوئے۔ دوستو، شام میں بہت سے تاریخی مقامات بھی ہیں جن میں اموی مسجد، بصیرہ کا رومی تھیٹر اور حلب کا قلعہ شامل ہے، لیکن بدقسمتی سے خانہ جنگی کی وجہ سے ان میں سے کئی تاریخی مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ شام کی سرزمین زراعت کے لیے بھی بہت زرخیز ہے اور یہاں زیتون کا تیل، گندم اور کپاس کی پیداوار بڑی تعداد میں ہوتی ہے۔ شام کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ تیل کی برآمدات پر مبنی تھا، لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ دوستو، شام کے لوگ بہت ہی مہمان نواز اور اپنے مہمانوں کا خاص خیال رکھنے والے ہیں۔ شام کی خوراک بھی مشرق وسطی کے دیگر ممالک کی طرح بہت لذیذ ہوتی ہے، جن میں شاورما، ہمیس اور کباب خاص طور پر مشہور ہے۔ شام کی قدرتی خوبصورتی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، جہاں ایک طرف صحرا تو دوسری طرف سرسبز وادیاں اور پہاڑیاں قدرتی حسن کی مثال ہے۔ شام کا ساحلی علاقہ بحیرہ روم کے ساتھ واقع ہے اور گولان کی پہاڑیاں قدرتی حسن کا حسین منظر پیش کرتی ہیں۔ شام کا دریائے فرات بھی دنیا کے قدیم ترین دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں دیر الزور جیسے قدیم قصبے بھی اہمیت رکھتے ہیں، جہاں روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تھی۔ شام کی سرزمین تاریخ، ثقافت اور روایات سے بھرپور ہے اور یہاں کے لوگوں کی رسم و رواج صدیوں پرانے ورثے کی عکاسی کرتے ہیں۔ شامی لوگ مہمان نوازی میں بے مثال ہے اور کسی بھی مہمان کو خوش آمدید کہتے ہوئے قہوہ یا عربی کافی پیش کرنا ان کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ یہاں شادی کی تقریبات میں روایتی عربی موسیقی اور رقص یعنی دبکہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ شامی معاشرہ خاندانی نظام پر مبنی ہے، جہاں بزرگوں کی عزت اور ان کے فیصلوں کی پیروی ایک اہم روایت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شامی بازاروں میں خریداری کرتے وقت قیمت پر بحث کرنا نہ صرف عام ہے بلکہ مزید یہ کہ رمضان المبارک کے دوران گلیوں میں مسحر یعنی صبح جگانے والی ڈول کی روایت آج بھی زندہ ہے۔ اس کے علاوہ شام زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور ہے اور یہاں زیتون کے درخت ہزاروں سال پرانے پائے گئے ہیں۔ شام کا قدرتی ورثہ، تاریخی عمارتیں اور مقدس مقامات اسے دنیا کے اہم ترین سیاحتی اور ثقافتی مقامات میں شامل کرتے ہیں۔ تاہم خانہ جنگی اور سیاسی بحران کے باوجود شام کا تاریخی ورثہ اور روحانی اہمیت آج بھی برقرار ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن اور سکون اور خوشحالی عطا کرے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ملک جلد امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ جی تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا نوٹیفیکیشن آن کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔